Assalamualaikum students, welcome to SN पॉइंट। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज जो पिछले पास्ट पेपर्स में आए हुए। इन एमसीक्यूज में मैं अब स्टार्ट लूँगा 2019 के पेपर से। ठीक है, 19 के बाद हम जाएंगे 18 की तरफ। 18 में आप देख रहे हैं हमारे पास दो पेपर्स हैं। तो बेटा क्वेश्चन होगा आपका कि सालों साल सिर्फ एक पेपर आता है तो दो किस तरह। तो बेटा दो इस वजह से कि जब पेपर पैटर्न चेंज होता है तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पुराने सेशन के होते हैं, कुछ होते हैं नए सेशन के। तो पुराने सेशन में भी उनकी क्योंकि पैटर्न उनका चेंज होता है तो इस वजह से उनका पेपर अलग से होता है। बहरहाल आपने इस चीज़ को नहीं नोट करना कि दो एमसीक्यूज़ के पेपर हैं, एक है हम तो हमारा तो सालों साल एक आता है तो हमारा इनमें से कौन सा होगा। ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव्स अब ज़्यादा हो गए। ठीक है, दो पेपर हैं तो ये भी सॉल्व करेंगे ये भी सॉल्व करेंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ तो वो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसी तरह 17 के इसके भी दो हैं मेरे पास, 15 के भी और 16 के भी। ये बेटा मैं सॉल्व करूंगा, जो एमसीक्यूज सारे ही सॉल्व करूंगा। आपने क्या करना है, जो रिड्यूस सिलेबस में नहीं होगा वो मैं पहले ही बता दूंगा कि रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, वो आप वीडियो बेशक फॉरवर्ड करके आगे चले जाना। ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। स्टार्ट करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज है वो है कि मैथ्स इज हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ, कि जो मैथ्स की हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है। वो बेटा एनर्जी होती है। ये है आपके रिड्यूस सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये जहन में रख लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है लेकिन ये जहन में रख लें। प्लाज्मा और चार्ज नहीं होता, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होती है। चार्ज जो है ये चार्ज कोई भी चार्ज है उसका मैस होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्या नाम है इस पे बात करेंगे, जो फॉर्म होती है हाईली कंसंट्रेटेड वो चार्ज की हो। पीछे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो इनर्शिया को टिक करके आ जाते हैं जी कि इनर्शिया जो है ये राइट ऑप्शन है। बेटा याद रखिएगा, अगर इनर्शिया की बात की जाए तो इनर्शिया जस्ट अ सिंपल क्वांटिटी है बॉडी की अपनी, और ये इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। ठीक है, जो बाय नेचर एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से राइट ऑप्शन जो है वो एनर्जी है। आप इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से भी इससे ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड हमारा एमसीक्यूज है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 में से है कि डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल इज सेम एज। जो डायमेंशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल की, वो किसकी डायमेंशन में आता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फोर्स, टॉर्क, टाइम पीरियड। अब बच्चे क्या करते हैं, वो आंखें बंद करके ना इस टाइम पीरियड को टिक कर देते हैं। बेटा याद रखिएगा, जो टाइम पीरियड का फार्मूला है ना वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। यहाँ पे लिखा हुआ है जी ओवर एल, तो इस वजह से ये टाइम पीरियड का फार्मूला नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फोर्स और टॉर्क, वो भी आपको पता है कि टॉर्क का फार्मूला जो होता है वो होता है टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आवर टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आवर टी। तो यहाँ से अगर मैं इस टी की वैल्यू पुट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। ये कैंसिल, ओमेगा आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल में जी बाय एल। तो बेटा यहाँ से जो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हम टॉपिक भी है, ये चैप्टर नंबर 7 में बल्कि टॉपिक है मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 में भी हम इस पर बड़ी बात करते हैं, बहुत इस पर बहस करते हैं। अब हम बात चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या कहता है, कहता है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स इन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 10 न्यूटन की फोर्स है, वो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। इट्स एक्स कंपोनेंट विल बी। ये बेटा जरा इस पे दिमाग लड़ाएं, क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको मैं ये एक्सिस बना रहा हूँ, ये जरा आप देखें। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मैंने एक्सिस बना दिए। अब इस ऑब्जेक्ट के पर जिधर भी फोर्स लग रही है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल हमें मिल रहा है वो एंगल है, इधर देखें, रिक्वायर्ड है हमें 30 डिग्री।
ठीक है। अब वो कह रहा है कि इट्स एक्स कंपोनेंट विल बी, एक्स कंपोनेंट बताना है। तो बेटा याद रखिएगा कि जहाँ से ये स्टार्ट होता है ना एरो, वो होता है एक्स कंपोनेंट, जो भी वेक्टर है, मतलब एक्स से उसका कॉज वाला कंपोनेंट होता है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये वाला जो होता है ये साइन कंपोनेंट होता है, जिसको एफ ऑफ साइन थीटा बोलते हैं, एफ ऑफ वाई। ये बिल्कुल एक्स के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने कौन सा कंपोनेंट बताना है? एक्स कंपोनेंट बताना है। एक्स कंपोनेंट के लिए लंबा चौड़ा आप खाता ही नहीं है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एफ क्या, फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, 30 डिग्री एंगल हमें गिवन है। एंगल क्या है? 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 5 न्यूटन। आंसर आ गया। तो 5 न्यूटन किधर है, ढूंढे उसे, पहला ही 5 न्यूटन है। बात करते हैं फोर्थ की। ये फोर्थ भी चैप्टर नंबर 2 से है। फोर्थ कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट वेक्टर -2i -3j लाइस, कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें -2i -3j एग्जिस्ट करता है। इसमें बेटा ज़रा तवज्जो दीजिएगा, ये नोट करें कि आई और जे ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और आई और जे का काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को दिखाना, ठीक है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। तो मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम। हम ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब ज़रा तवज्जो दें, इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, सॉरी एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है इसमें। लेकिन अगर सेकंड में आए तो सेकंड में इधर देखें, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव लेकिन वाई की वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन अगर हम नीचे इसी के जाएं तो देखें, अगर ये ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या होगा? नेगेटिव। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो देखें क्या यही नहीं आ रहा, -i कैप -3j कैप। ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर -2 और -3 जो मैग्नीट्यूड है। बेटा याद रखिएगा 2 और 3 मैग्नीट्यूड्स हैं। माइनस का साइन जो है वो हमें आई के साथ जाके डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो अब जरा आप देखें कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड में क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि थर्ड में ये थर्ड है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फोर्थ को टिक कर देते हैं। देखिए बेटा फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, तो फोर्थ नहीं है, थर्ड वन है। बात करते हैं पांचवें पे। पांचवा क्या कहता है? कहता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेकंड। ये बेटा चैप्टर नंबर 3 से है, न्यूटन्स की इक्वेशन में से है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे रिड्यूस सिलेबस में है। यहाँ पे हम न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कहता क्या है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ, कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेकंड, के को ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल कर रहा है। फ्रीली फॉल का मतलब कि ए की वैल्यू जी होगी जो है 9.8। आंखें बंद करके ये बेटा चीज़ें जहन में डाल लें। और हमने क्या बताना है? हमने डिस्टेंस बताना है कि 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया होगा। तो बेटा इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, क्योंकि हमने एस कैलकुलेट करना है। तो मैं ये साइड पे कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है ना, तो जब एक यही ऑब्जेक्ट है, जब ये यहाँ से नीचे की तरफ फ्री फॉल करेगा तो ऊपर तो ये रेस्ट में था ना, हम खुद इसे फेंक रहे हैं। किसी छत से आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं, कोई पत्थर है आप छत से नीचे फेंक रहे हैं उसको, तो फिलहाल जब तक वो आपकी हाथ में था तब तक तो वो रेस्ट में था। तो इस वजह से जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0। तो ये एस हमने फाइंड करना है। मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। वी आई 0 हो गया, टी यहाँ पे गिवन है फर्स्ट सेकंड, टी की वैल्यू 1 है, 1/2 ए की जगह जी आ जाएगा, टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू, देखें 0 × 1, ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2
टू जी की वैल्यू क्या है 9.8, 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4.9 मीटर। तो बेटा अब इसमें हम देखते हैं कि 4.9 मीटर किधर है। तो ये देखें लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट 4.9, 9.8, 19.6 या 10, तो 4.9 वाला टिक हो गया। ठीक है, बात करते हैं छठे पे। लिखा हुआ है चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल इज, कि वो लेवल बताएं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो। इस पर बेटा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस पर बात इस वजह से करते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो ऐसी चीज़ उन्होंने पढ़ी नहीं है किसी खास किसी जगह, तो वो चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक है ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, तो वो उस सेंस में चले जाते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की भी अगर मैं बात करूं तो ये नीचे में ये साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ज़रा देखिएगा वहाँ पे भी आप पढ़ते हैं कि जो आपकी एनर्जी होती है यू, वो इक्वल होती है माइनस कैपिटल जी एम आवर आर। तो बच्चे सोचते हैं कि जब हम यहाँ पे आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारी एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो। तो इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, वो छठे का ये जो है, ये जो कह रहा है कि पोटेंशियल लेवल जो बताएं वो इन्फिनिटी टिक कर देते हैं। ठीक है बेटा, गौर से सुनिएगा, कह रहा है कि चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल इज, पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है। ये जो आपने फार्मूला पढ़ा है ना, ये वाला, ये तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का है। ये किसका है? ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का है। यहां पे मार नहीं खानी, जो इसका आंसर आता है मैं अभी उसकी तरफ आ रहा हूं कि आपने तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है, वो पढ़ा है mgh। तो कौन सा लेवल होगा, लेवल बताना है आपने जीरो पोटेंशियल का। तो मैं ये जिस तरह ये बॉल पॉइंट है मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब मैं इस बॉल पॉइंट को जब उठाता हूँ तो ये वापस नीचे जाती है। क्यों जा रही है वो तो बात अग्री मैं से करता हूँ कि ग्रेविटी है जिसको खींच रही है, पुल कर रही है वगैरह वगैरह, लेकिन क्यों गई है नीचे? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है। और वो एनर्जी क्यों स्टोर हो रही है, ये देखें इसकी हाइट की वजह से। ये जो हाइट यहाँ से मैं ऊपर इसको ला रहा हूँ। अब पोटेंशियल एनर्जी कब जीरो होगी? जब हाइट क्या होगी? जीरो होगी। mg, जब मैं h को जीरो पुट कर दूंगा तो ये इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी ना। तो अब जीरो पोटेंशियल एनर्जी आई कब? जब h जीरो था। h कब जीरो होगा? इन्फिनिटी पे ना, इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करोगे तो ये तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो देखें अगर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं तो मैं यहाँ से ये भी तो पॉइंट है, यहाँ पे भी नहीं होगी। जस्ट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर देखें जमीन की ये सरफेस है। जिस तरह मैं क्योंकि यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, ये आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सरफेस हो गए। अब यहाँ से ऊपर जब जाएंगे तो हाइट नहीं होगी, हाइट तो होगी ना, फिर ये भी नहीं करेक्ट। ये लिखा हुआ है जो राइट आंसर है वो है ये ए, सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब वही एग्जांपल है कि देखें ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ये मैं ये रख रहा हूँ। अब ये इस हिसाब से मेरे सिस्टम के हिसाब से ये रेस्ट पे है, इसके पास कोई किसी किस्म की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस पेपर के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। और इन जनरल अगर हम डिस्कस करें हम कहेंगे कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं सातवें पे। सातवां क्या कहता है? ये ज़रा ज़्यादा गंद पड़ गया। सातवां कहता है कि 2 डिग्री इज इक्वल टू, बेटा ये चैप्टर नंबर 5 से आया है, और जो प्री इंजीनियरिंग ICS वाले स्टूडेंट हैं वो तो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैथ का प्रॉब्लम है 9.1 का। 2 डिग्री इज इक्वल टू, 2 डिग्री किसके इक्वल है? 2 डिग्री किसके इक्वल है? 0.035 रेडियन के, 0. ये पॉइंट है 30 रेडियन के, 0.35 के, या 0.0035 के, सारे मिलते जुलते हैं। तो चलें इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 डिग्री है तो मैं थोड़ा सा इसी के बैक पे कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि कचरा ज़्यादा पड़ गया। 2 डिग्री है, हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेडियन में आ जाता है। तो मैं इसको करता हूँ 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, जो नेट आंसर होगा वो किस में आएगा? रेडियन में आएगा। 2 1 जार, 2 9 जार,
पाई बाय 90, पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 3.14, 90 से डिवाइड करेंगे तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.0395। तो ये आप देखें मैंने यहाँ पे रेडियन नहीं लिखा, यहाँ पे रेडियन आता है, माई मिस्टेक। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 0.035 रेडियन। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये भी इत्तेफाक से पहले वाला है। ये ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहा कि सारे MCQs ही पहला पहला आ रहे हैं। बेटा पेपर में ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है, कभी इस तरह होता नहीं है। तो ये नहीं है कि आप भी ये हो कि पता चले कि सन 2021 में आ गए तो 21 ही कह रहे हैं। 8वां पढ़ते हैं, 8वां क्या कहता है। 8th कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी तरफ डायरेक्टेड अलोंग होती है। ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है कि जो ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवाए। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है, यानी कि हम उसको यूं मूव करवा रहे हैं, इस तरफ यूं एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, याद रखिएगा बेटा, वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स उसके जो सेंटर होता है उसकी तरफ होती है। मतलब ये जो फासला है ये तो रेडियस नहीं होता। अभी मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी बन जाएगी, तो इस वजह से ये रेडियस को हम टिक करेंगे। आपने चैप्टर नंबर 5 में जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें उससे पहले आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हो। तो वहाँ पे हमने जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पढ़ी है ना, वो हमने यही पढ़ी है कि वो रेडियस के अलॉन्ग होती है। तो देखें बेटा, F इज इक्वल टू एम में जो डायरेक्शन रेडियस की होगी वो एक्सेलरेशन की होती है, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही तो फोर्स की होगी। तो इस वजह से अगर आपके पेपर में आ जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह एक्सेलरेशन अगर आ जाता है इस डायरेक्टेड अलोंग, तो वो उसका भी आंसर रेडियस ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9th पे। 9th जो है वो आया चैप्टर नंबर 6 में से ये, और अभी तक ये सारे के सारे रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं, फर्स्ट वन को छोड़ के। 9th क्या कहता है, कहता है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन। टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड की किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ फ्लूइड, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, फोर्स ऑफ अ पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, किसके ऊपर। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, पहले वो तो लिखे ना। टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फार्मूला। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था, दो पढ़े थे, दोनों में से जो दिल करता है वो आप लिख लें। टर्मिनल वेलोसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा था Vt इज इक्वल टू mg स्क्वायर रूट ऑफ 6 पाई ईटा r। बेटा अगर बात करें हम तो इसमें देखें g कांस्टेंट है, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, विस्कोसिटी इसको बोलते हैं। रह गया पीछे m और r। अब एक्सेलरेशन की बात करें, फोर्स की बात करें और एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये तीनों चीज़ें इसमें नहीं आती। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल आप कहेंगे सर जी है, बेटा वो फिलहाल जी 9.8 है, इस पे नहीं आएगा। यहाँ पे देखें एम मैस और आर, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो स्फेरिकल होगा तब जाके फार्मूला लगेगा, ये याद रखिएगा। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए एक छोटा सा गेंद ले लूँ जिस तरह ये है या फिर ये है। अब आप देख रहे हैं कि ये छोटा है तो उसका मैस शायद कम हो और इसका रेडियस भी कम होगा। ठीक है, ये सर्कल बड़ा है, इसका मैस भी ज़्यादा होगा, रेडियस भी ज़्यादा होगा। तो क्या कहते हैं कि नेचर ऑफ फ्लूइड पे फिर नहीं डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ फ्लूइड पे। क्यों, क्योंकि देखें ईटा भी तो है ना। ठीक है, ये विस्कोसिटी होती है। अब हनी की लें तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट आते हैं 10th पे। 10th क्या कहता है, 10th कहता है कि रडार सिस्टम इज एन एप्लीकेशन ऑफ। रडार सिस्टम किसकी एप्लीकेशन होती है बेटा, ये डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन होती है, लेकिन आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, ये रिड्यूस में नहीं है, तो इस वजह से इस पे बहस नहीं करते। 11th कहता है स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G एंड स्क्वायर रूट ऑफ M ओवर K हैज द सेम यूनिट। बेटा यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में इसकी सेम यूनिट होती है, यूनिट्स में होती है। ठीक है, कि इन दोनों की सेम यूनिट है या डैम्पिंग है, क्या चीज़ है, ये दोनों सेम है तो किस खाते में सेम है। बेटा याद रखिएगा कि ये दोनों अगर सेम है
तो वो टाइम पीरियड में सेम है। ठीक है, किसमें देखें ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। ठीक है, ओमेगा की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा होता है के बाय एम, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम बाय के। तो जब मैं इसको इस फार्मूले में लिखूंगा जो थोड़ी देर पहले लिखा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, तो ये उस तरफ इसको अगर ले जाऊं, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है लेकिन थोड़ी तवज्जो दीजिएगा, टी को उधर ले जाऊं, ओमेगा को इधर ले आऊं, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, 2 पाई मैं ये नीचे करता हूँ, ये साइड पे, बल्कि टी 2 पाई, ओमेगा क्या आता है, के बाय एम, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई बाय एम बाय के। ठीक है, तो टाइम पीरियड होता है। और अब बात करते हैं आपके मिसकंसेप्ट की। आपने भी देखा कि दोनों स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी और स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर के टी के इक्वल हैं, तो टी टाइम पीरियड है, तो ठीक है जी, टाइम पीरियड करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन बेटा ये देखें कि दोनों स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी और स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर के डिफरेंट सिस्टम्स के लिए होता है। एक जो पहले वाला स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी, ये सिंपल पेंडुलम का है फार्मूला टाइम पीरियड का, और दूसरा फार्मूला जो है स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर के, वो मैथ अटैच टू स्प्रिंग का टाइम पीरियड है। तो बेटा दोनों का टाइम पीरियड कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से जो राइट आंसर है वो है यूनिट्स, ऑप्शन बी। ठीक है, वो क्यों होगा, क्योंकि दोनों टाइम बता रहे हैं, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो इस वजह से जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनिट्स। फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी एंड स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर के हैज़ सेम यूनिट्स। नेक्स्ट आता है कि ऑन लोडिंग द प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क विद वैक्स, कि जब वैक्स हो रही होती है ट्यूनिंग फॉर्क की, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की क्या होगी। बेटा ये आप जाएंगे चैप्टर नंबर 8 में, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, वहाँ पे आपने ये पढ़ा हुआ। देखते हैं क्या पढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। सबसे पहली बात, जब हम वैक्सिंग की बात करते हैं, मैं ये नीचे कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये रिड्यूस सिलेबस में है 12 वाला। वैक्सिंग में क्या होता है, जब वैक्स वाला प्रोसेस हो रहा होता है तो इसमें हमारा मैथ जो है ना वो इंक्रीज करता है। ठीक है, आपने, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ एफ ओवर एम। ये फोर्स होती है, ये एम जो होता है ये होता है मैस पर यूनिट लेंथ। सिर्फ मैस नहीं होता, ये होता है मैस पर यूनिट लेंथ के, एक लेंथ का कितना मैस है। तो काम की भी बात क्या है, हमने ये देखना है कि जब वैक्सिंग प्रोसेस हो रहा होता है ट्यूनिंग फॉर्क का, तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होती है, बढ़ेगी कम करेगी। अब मैं इस पर भी बहस नहीं करूंगा कि वैक्स कौन सा प्रोसेस है, फिलहाल यही बात करेंगे। देखिए, अब वैक्सिंग जब होती है तो क्या होता है, मैस इंक्रीज होता है। तो बेटा जब देखें मैस इंक्रीज हो रहा होगा, ये डिनोमिनेटर में है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ये लिखा हुआ है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेनिंग सेम, पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि डिक्रीज होगा। याद रखिएगा, अगर एमसीक्यूज में आ जाता है वैक्सिंग की जगह हेलिंग, तो उसमें मैस रिड्यूस होता है, तो उसमें फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 13 है, कहता है कि फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज इफ वी यूज, फ्रिंज स्पेसिंग कब इंक्रीज होगी। तो फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला वो पहले हम लिखते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है इसका जी डेल वाई लेमडा एल ओवर डी। लेमडा फासला होता है स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का, और ये दो स्लिट्स के दरमियान का फासला होता है। ठीक है, फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज कब इंक्रीज होंगी, लोअर ऑर्डर हाइयर ऑर्डर। यहाँ पे तो एन है ही, जो वहाँ पे हम एन या एम लिखते हैं कि एन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये तो किसी खाते में है ही नहीं ना दोनों। अब बात आ जाती है रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। तो बेटा याद रखें, देखें लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो जितनी वेवलेंथ इंक्रीज होगी उतनी डेल वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो उस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो होती है रेड लाइट की।
तो जितनी ज़्यादा रेड लाइट होगी उतनी ज़्यादा फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज होगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? रेड लाइट। अगर यहाँ पे ऑप्शन आता है डिक्रीज का, यहाँ पे अगर कह देते हैं जी डिक्रीज हो रही है, देन आपने ब्लू लाइट को टिक करना है। ठीक है, चलते हैं फोर्थ की तरफ। ये भी रिड्यूस सिलेबस में नहीं है लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ रिड्यूस में नहीं है, ये थिन फिल्म में से है कि सोप फिल्म कलर्स ड्यू टू के जो आप अक्सर नहीं होते झाग वगैरह बनाते हैं साबुन की, तो उस पर आपको आप देखते हैं तो वो बुलबुले से बनते हैं और उनमें कुछ ना कुछ आपको कलर नजर आ रहा है। तो वो किसकी वजह से होता है बेटा? वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का आपका कि क्या व्हाइट लाइट इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है? तो उसमें आप कहते हैं जी बिल्कुल करती है, और उसका जो पैटर्न होता है वो वेल कलर्ड होता है। 15 पे बात करते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है तो मैं फार्मूले वगैरह लिख देता हूँ, तो अब आपने थोड़ा सा आगे इसको काम कर लेना है। 15 कहता है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस इज 6, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। बेटा मैग्नीफाइंग पावर अगर 6 है तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो 5 होगी। ठीक है, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा, आगे चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो रही है। बात करेंगे 16 पे। 16 कहता है कि द एसआई यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज, कि एसआई यूनिट क्या होगी कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लें, तो लेते हैं जी प्रेशर और वॉल्यूम। पी किसके बराबर होता है? पी इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया, वॉल्यूम ऊपर है। अब फोर्स की क्या यूनिट होती है? जरा बेटा इस पे गौर कीजिएगा। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो देखें अगर इसको और इसको मैं काट दूं तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर। तो किसकी यूनिट आई? देखें मैंने फोर्स वॉल्यूम एरिया था, उनकी ये आगे यूनिट्स लिखी हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि एफ की जगह एन कहां से आ गया। तो ये जरा देखें क्या लिखा हुआ है? वॉट, वॉट, जूल, पास्कल या न्यूटन मीटर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? न्यूटन मीटर। अभी निकालें आपके सामने। 17 लास्ट वन। 17 कहता है कि कार्नोट इंजन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। जो कार्नोट इंजन साइकिल होता है ये चैप्टर नंबर 11 से है। वो कितने स्टेप पे मुश्तमिल होता है? बेटा वो 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। ये इस तरह, पहला, दूसरा, तीसरा, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है। बेटा ये हो गया हमारा एंड। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इस 18 के साथ बात करेंगे कि 18 क्या कहता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।